नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, अगर इरादे पक्के हों तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर इरादे पक्के हों तो सिलेक्शन जरूर होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जांचने के लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। आज का मॉडल टेस्ट पेपर 4 है, 3 पहले करा दिए हैं, आज चौथा मॉडल पेपर है जिसमें आपके लिए बहुत ही बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए आप अपने पास एक नोटबुक पेन साथ में रखें, जिससे आप जो भी क्वेश्चन करें उसका जवाब साथ में लिखते जाएं। फिर आप बाद में जांच करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। जो 75 क्वेश्चन आते हैं, पहला पेपर होता है जिसके मॉडल पेपर हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आज चौथा मॉडल पेपर है। चौथे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी की किस रचना को उनकी कविताओं का संग्रह कहा जाता है? मृणालिनी, ललिताओमानस, विषवृक्ष, दुर्गेश नंदिनी। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, ललिताओमानस। बंकिम चंद्र चटर्जी की ललिताओमानस रचना को कविताओं का संग्रह कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी एक उपन्यासकार एवं साहित्यकार थे। वो राष्ट्रवादी नेता और देशभक्त भी थे। उन्होंने ललिताओमानस रचना लिखी थी जिसे कविताओं का संग्रह कहा जाता है। उनकी और भी रचनाएं हैं, मृणालिनी है, राधा रानी है, देवी चौधरायन है, रजनी है, चंद्रशेखर है, दुर्गेश नंदिनी है, विषवृक्ष है, विषवृक्ष है। उनकी और भी ऐसी रचनाएं हैं। उनमें से ललिताओमानस है, उसको कविताओं का संग्रह कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी की बांग्ला भाषा में प्रथम रचना कौन सी थी? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कृष्ण चरित्र, देवी चौधरायन। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ, दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी रचना है, वो बांग्ला भाषा में लिखी गई पहली रचना थी। आनंद मठ है, वो भी बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। जो आनंद मठ था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित रचना थी। और दुर्गेश नंदिनी है, वो प्रथम रचना है। दुर्गेश नंदिनी 1865 में लिखी गई थी, जो आंग्ल भाषा में लिखी गई थी। और आनंद मठ का अंग्रेजी में अनुवाद नगेंद्र चंद्र सेन ने किया था। आनंद मठ को क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी बांग्ला भाषा में प्रथम रचना थी। आपका अगला सवाल, वंदे मातरम गीत का प्रथम बार अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मदनलाल कांत ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नगेंद्र चंद्र सेनगुप्त ने, महर्षि अरविंद घोष ने। अनुत्तरित प्रश्न।
आपका सही जवाब होगा महर्षि अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था और आनंद मठ का अनुवाद नगेंद्र चंद सेन ने किया था। आनंद मठ का अनुवाद नगेंद्र चंद सेन ने किया था अंग्रेजी में और वंदे मातरम का महर्षि अरविंद घोष ने किया था। आपका अगला सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ की पृष्ठभूमि किस पर आधारित है? 1857 क्रांति पर, कूका आंदोलन पर, सन्यासी विद्रोह पर, फकीर विद्रोह पर? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा, सन्यासी विद्रोह पर। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ रचना है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित रचना है। आपका अगला सवाल है, बी.टी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब की थी? 1903 में, 1904 में, 1905 में, 1906 में? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा 1904 में। बी.टी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत को पहले मित्र मेला नामक संस्था के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1899 बी.टी. सावरकर ने की थी। अभिनव भारत को मित्र मेला नामक संस्था कहा जाता था। इस मित्र मेला को 1904 में अभिनव भारत नाम दिया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, असत्य कथन का चयन करें। बी.डी. सावरकर के बारे में असत्य कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा है उसका चयन करना है। बी.डी. सावरकर का जन्म चिखली गांव, रत्नागिरी जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। वे हिंदू धर्म में जातिवाद और छुआछूत के विरोधी थे। वे 1937 से 1943 ईस्वी तक 7 वर्ष तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। सावरकर की आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास था। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ। उनका जन्म चकली गांव, रत्नागिरी जिला, महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। उनका जन्म, बी.डी. सावरकर का जन्म भागोर नामक गांव में हुआ था 28 मई 1883 को। 28 मई 1883 को भागोर नामक स्थान पर हुआ था। भागोर। तो आपका इसमें असत्य कथन हो जाए, यही असत्य हो जाएगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है, सावरकर की पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को भारत में किस नाम से लाया गया? दामिली, स्क्रैप पेपर्स, दी कामरेड, काला पानी? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, स्क्रैप पेपर्स। सावरकर की पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को भारत में स्क्रैप पेपर्स के नाम से जाना गया था। स्क्रैप पेपर्स। आपका अगला सवाल है, किस महान क्रांतिकारी को 2 जन्मों की आजीवन कारावास सजा अंग्रेजी सरकार ने दी थी? बाल गंगाधर तिलक को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, लाला लाजपत राय को, बी.डी. सावरकर को? तृतीय प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, बंकिम चंद्र चटर्जी को। बंकिम चंद्र चटर्जी को 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अंग्रेजों ने 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी थी बंकिम चंद्र चटर्जी को। नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, सॉरी दोस्तों, बी.डी. सावरकर को। बी.डी. सावरकर को 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा मिली थी जो अंग्रेजों ने दी थी बी.डी. सावरकर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, राज मोहनस वाइफ
किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की, बी.डी. सावरकर की, बाल गंगाधर तिलक की, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी की, ऑप्शन आ। राजमोहन इस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। अगला सवाल है आपका, किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, शौकत अली के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद तिलक ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। महात्मा गांधी की मृत्यु पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को आदर से लोकमान्य कहा जाता था। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे कभी भी। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? 22वां, 23वां, 24वां, 25वां? कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अब 1885 से लगा लो आप। अब उसमें भी चाहिए 1907 में। 1907 में कौन सा हो जाएगा? 1907 में 23वां अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 23वां, ऑप्शन बा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, वो 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो भागों में। दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में। आपका अगला सवाल है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बी.डी. सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्य राष्ट्र को दिए थे। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कब दर्ज किया गया था? 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा 1908 में। बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ 1908 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपका अगला सवाल है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, बी.डी. सावरकर ने? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू भावना का लाभ उठाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में की थी और गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में की थी। आपका अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध, वैलेंटाइन रोल के विरुद्ध, ओडायर के विरुद्ध, एंड्रूज फ्रेजर के विरुद्ध? अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, वैलेंटाइन रोल के विरुद्ध। बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन रोल के विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था। अगला सवाल है आपका, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज या विदेशी, अंग्रेज हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, एनी बेसेंट ने,
बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, बीडी सावरकर ने। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा बाल गंगाधर तिलक ने। बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज हो वह विदेशी नहीं कहलाएगा। आपका अगला सवाल है DIET डाइट का विस्तारित रूप क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टीचर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड टीचर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट का पूर्ण नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आपका अगला सवाल है MHRD वर्तमान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी थी। RSCRT, IASE, DIET, कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा डाइट। MHRD ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी थी। लाइट हाउस की संज्ञा डाइट को दी थी। MHRD ने 1989 में पिंक गाइड बुक जारी की थी जिसका संबंध भी डाइट से था। संपूर्ण भारत में चरणबद्ध रूप से 1987-88 में डाइट की स्थापना की गई थी। आपका अगला सवाल है राज्य स्तर पर डाइट की नोडल एजेंसी है NUEPA, NCERT, RSCERT, RSTV। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा RSCERT। राज्य स्तर पर डाइट की नोडल एजेंसी RSCERT है एवं राष्ट्रीय स्तर पर NCERT एंड NUEPA होती है और जिला स्तर पर डाइट की प्रारंभिक शिक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी होती है डाइट। प्रारंभिक शिक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी क्या होती है? डाइट होती है और डाइट की नोडल एजेंसी होती है RSCERT। RSCERT एवं शिक्षा निदेशालय राज्य स्तर पर डाइट का संबंध होता है। आपका अगला सवाल डाइट का या के मुख्य लक्ष्य हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना। हाँ दोस्तों, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना। आपका सही जवाब हो जाएगा डाइट का कार्य होता है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना। केवल एक सही है, केवल एक आपके ऑप्शन आ में दे रखा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। आपका अगला सवाल है डाइट के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। डाइट के संदर्भ में जो कथन दे रखे हैं उस सत्य कथन की पहचान करनी है। डाइट जिले में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण हेतु सर्वोच्च स्तर की संस्था एवं नोडल एजेंसी है। कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी है। जिला स्तर पर BIET, BRC और CRC के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करना डाइट का काम होता है। आप तो जिला स्तर की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण हेतु सर्वोच्च स्तर की नोडल एजेंसी डाइट होती है, सही है। कक्षा 5 से 8 की बोर्ड परीक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी होती है, ये भी सही है। जिला स्तर पर BIET, BRC, CRC के समन्वय के साथ स्थापित कार्य करती है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है तो ऑप्शन दा हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल डाइट के प्रबंधन और प्रशासन हेतु गठित समिति है SMC, SOMC, DDMC, DDMA।
डाइट के प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु गठित समिति होती है, वो होती है DDMC। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 7 DDMC। डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति, डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति कहते हैं जो डाइट के प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु गठित समिति होती है, जिसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष प्राचार्य होता है, सचिव वरिष्ठ अध्यापक होता है। आपका अगला सवाल, पिंक गाइड बुक के अनुसार डाइट में अकादमिक विभागों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 11। जो पिंक गाइड बुक है उसके अनुसार डाइट में अकादमिक विभाग हैं, उनकी संख्या 7 होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। कितनी होती है? 7 होती है। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डाइट का वह विभाग जो सभी विभागों की धुरी है वह कौन सा विभाग है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, योजना एवं प्रबंधन विभाग, जिला संसाधन इकाई विभाग, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, योजना एवं प्रबंधन विभाग, P&M। योजना एवं प्रबंधन विभाग है वो डाइट की सभी विभागों की धुरी कहलाती है। यह सभी विभागों का लेखा जोखा रखती है। शाला मानचित्रण भी इसके द्वारा ही तैयार किया जाता है। जिले में समस्त शैक्षणिक आंकड़ों एकत्रित करके RSCRT के पास भेजता है यह। अगला सवाल है, BSTC या DLED कोर्स को संचालित करता है, कौन सा विभाग संचालित करता है? PSTE, P&M, DRU, CMDE। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ, PSTE। PSTE है वो BSTC एवं DLED कोर्स को संचालित करता है, PSTE विभाग। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग कहते हैं जिसको। आपका अगला सवाल है, डाइट का प्राचार्य होता है प्रधान अध्यापक के समकक्ष, निदेशक के समकक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, उप निदेशक के समकक्ष। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 7 जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष। डाइट का जो प्राचार्य होता है वो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। आपका अगला सवाल है, डाइट के किस विभाग के द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान एवं डाइट का वार्षिक पंचांग तैयार किया जाता है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, ET, योजना एवं प्रबंधन विभाग, PSM, पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, CMDE, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंत्यक्रिया नवाचार समन्वय विभाग, IFIC। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन द सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंत्यक्रिया नवाचार एवं समन्वय विभाग, IFIC है वो डाइट के विभागों के द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक एवं अनुसंधान एवं डाइट का वार्षिक पंचांग तैयार करती है। आपका अगला सवाल है, डाइट के जिला संदर्भ इकाई या विभाग DRU का कार्य नहीं है। जिला के संदर्भ में जो कार्य नहीं है वो पूछा है। अनौपचारिक शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों का अवलोकन करना, सर्वेक्षण को प्रभावी बनाने हेतु उपकरणों का विकास, प्रौढ़ शिक्षा। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु उपकरणों का विकास करना डाइट का यही कार्य होता नहीं है। डाइट का कार्य होता है अनौपचारिक शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों का अवलोकन करना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये कार्य होते हैं। लेकिन संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु उपकरणों का विकास करना ये डाइट का कार्य नहीं होता है। आपका इसमें कार्य नहीं पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन सा।
अगला सवाल है आपका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कार्यानुभव विभाग का कार्य है। अब कार्य पूछा है इसमें, कम लागत पर विषय से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना तथा समाज सेवा से संबंधित क्रियाकलाप, नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, शनिवारी कार्यक्रम, उपरोक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य हैं वो डाइट के हैं। आपका अगला सवाल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में सही कथन पूछा है। और राजस्थान जी के आगे दोस्तों इसमें पूछी गए हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, वो सही कथन बताने हैं। यह मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के विस्तृत भाग में फैला हुआ है। यह राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। इसमें से सत्य कथन देखना है कौन से सही है पूर्वी मैदान के बारे में। तो यह मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है, ये तो सही है। यह राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर है, ये भी सही है। मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा का विध्वंस पठार द्वारा बनाई जाती है, ये भी सही है। तीनों ही सही है, तो ऑप्शन सा हो जाएगा आपका सही जवाब 1, 2, 3। आपका अगला सवाल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है 56 का बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन, चम्बल बेसिन, अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, वो आपका सही जवाब आ जाएगा लूनी बेसिन। लूनी बेसिन है वो पश्चिमी राजस्थान का भाग है। किसका भाग है? पश्चिमी राजस्थान का भाग है, पूर्वी मैदान का प्रदेश का भाग नहीं, पश्चिमी प्रदेश का भाग है। अगला सवाल है, चंबल बेसिन की विशेषता है अधिकांशतः बीहड़ क्षेत्र है, उत्कात स्थलाकृत है, नवीन कांपी जमाव है, उपरोक्त सभी उपरोक्त अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा चंबल बेसिन की विशेषताएं हैं वो अधिकांश बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, उत्कात भूमि है, उसमें नवीन कांपी जमा पाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द्रा। अगला सवाल है आपका, डांग की रानी कहा जाता है करौली को, धौलपुर को, सवाई माधोपुर को, इनमें से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न। तो डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करौली को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, डांग की रानी करौली को कराया जाता है। करौली में बीहड़ भूमि को डांग कहते हैं, बीहड़ भूमि करौली में क्या कहते हैं? डांग। और डांग की रानी को करौली कहा जाता है और डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है, डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, बनास मैदान के संदर्भ में सही कथन दे रहे हैं। बनास के मैदान के संदर्भ में 3 कथन दे रखे हैं, उनमें से देख रहे हैं कौन से सही है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। बनास बेसिन का दक्षिणी भाग मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। आपका सही जवाब होगा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये तो सही है। इसका ढाल पूर्व की ओर है, ये भी सही है। बनास बेसिन का दक्षिणी भाग मालपुरा करौली का मैदान, ये नहीं है, ये गलत है। तो इसमें आ जाएगा 1 और 2, 1 और 2 दे रखे हैं आपके ऑप्शन आ में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। बनास मालपुरा करौली, बनास बेसिन का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। अगला सवाल है आपका, माही बेसिन के बारे में दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्य कथन का चयन करें। माही बेसिन के बारे में कथन दे रखे हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समूह थे, अतः इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। इस क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित तथा पहाड़ी भूभाग है, अतः स्थानीय भाषा में बांगड़ के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी बेसिन का भाग है। इसकी दक्षिणी क्षेत्र गहरा एवं कटाफटा है। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा, यह गंगा नदी बेसिन का भाग है, यह गलत है। जो माही बेसिन है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है, ये सही है आपका। जिसकी गहराई विच्छेदित है तथा पहाड़ी भूभाग है, इस कारण इसे बागड़ भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका दक्षिणी क्षेत्र गहरा कटाफटा भाग है, ये भी सही है, लेकिन यह गंगा बेसिन का भाग नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, एक विशिष्ट भू आकृति रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शो टाइप की पर्वत श्रेणी है जिसकी स्थिति है डग गंगदार श्रेणी में, शाहबाद उच्च भूमि, झालावाड़ उच्च भूमि, कोई नहीं। आप अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि घोड़े की नाल की आकृति के समान पर्वत श्रेणी में आती है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को अस्पष्ट अध्यय प्रभाव का क्षेत्र भी कहा जाता है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को, पूर्वी मैदान प्रदेश को, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को, हाड़ौती के पठार को अस्पष्ट अध्यय प्रभा का क्षेत्र भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, जीबीएफ की स्थिति है अरावली और विंध्याचल के बीच, दक्षिण पूर्वी पठार के सहारे, ए और बी दोनों, कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, तो जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश, बृहद सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीबीएफ वो कहाँ है? वो अरावली और विंध्याचल के बीच है, दक्षिण पूर्वी पठार के सहारे है। तो ए और बी दोनों हैं, अ और वा, तो ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, विंध्यन कगार भूमि में अधिकता है सिलेटी पत्थर की, चूना पत्थर की, बलुआ पत्थर की, कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा, बलुआ पत्थर की। विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र में बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। अगला सवाल है आपका, बूंदी एवं मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ किस भौतिक विभाग में हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में, हाड़ौती पठार में। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दा, हाड़ौती के पठार में। बूंदी एवं मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में आती हैं। आपका अगला सवाल है, मुकुंदरा पहाड़ी के संदर्भ में सही कथन देखने हैं दोस्तों। यह हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर लंबाई में है। औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ी चांदखेड़ी इसका सर्वोच्च शिखर है। उपरोक्त सभी। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ये सभी हैं मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी के संदर्भ में सही दे रखे हैं कथन। अगला सवाल है, बूंदी पर्वत श्रेणी के बारे में असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन पूछा है, यह दोहरी पर्वतमाला है। यह पूर्व से दक्षिण पूर्व, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व अर्धचंद्राकार 96 किलोमीटर फैली है। औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर है। सर्वोच्च शिखर सतुर चोटी 853 मीटर है। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन द, सर्वोच्च शिखर है, सतुर चोटी नहीं है इसका, यह असत्य कथन है। आपका अगला सवाल, भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत में से एक नहीं है, कौन सा है? बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अनुत्तरित प्रश्न, तो द्विसदनात्मक विधायिका पाई जाती है वो 6 राज्यों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। द्विसदनात्मक विधायिका 6 राज्यों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसमें पूछा है उनमें से नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। आपका अगला सवाल है, विधायिका के संदर्भ में सही कथन दे रखे हैं 3 दोस्तों, इनमें से देखना ही कौन कौन से सही हैं। यह कानून बनाने वाली संस्था है।
लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। ये जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। अब नीचे आपके दे रखें कूट, पहचान करना ही कौन सा कूट सही है। तो विधायिका है वो कानून बनाने वाली संस्था है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है, ये भी सही है। 1 2 सही है। यह जनप्रतिनिधियों जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण अन्य सभी अंगों से सबसे ज्यादा प्रतिनिधिक है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, बी और सी दोनों। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा बी और सी दोनों। जो व्यवस्थापिका और विधायिका, बी और सी दोनों। आपका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। व्यवस्थापिका विधायिका हैं वो अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखती हैं। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय विधायिका में शामिल कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल। कूट दे रखे हैं आपके, देखने हैं कि भारत की राष्ट्रीय विधायिका में कौन कौन शामिल हैं। तो भारत की राष्ट्रीय विधायिका में राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होती है, लोकसभा शामिल होती है। तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 आपके ऑप्शन सामने दे रखे हैं, तो ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, द्विसदनात्मक विधायिका आवश्यक है क्योंकि इससे सभी वर्ग, क्षेत्र और भागों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है। एक सदन के निर्णय पर दूसरे सदन में विचार संभव हो जाते हैं। तो आपके कूट दे रखे हैं नीचे, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, दोनों ही नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ए होगी दोनों, दोनों ही सही है। कथन कि सभी वर्ग, क्षेत्र, भागों का समुचित प्रतिनिधित्व करते हैं और एक सदन के निर्णय एक दूसरे सदन से विचार संभव होते हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही है। अगला सवाल है आपका हिंदी के सवाल यहाँ से, निम्न में से किस विकल्प सही संधि विच्छेद नहीं है? सही संधि विच्छेद नहीं है पूछा है। हरे चंद्र, हरे प्लस चंद्र। निःशुल्क, निह प्लस शुल्क। दुष्चरित्र, दुष् प्लस चरित्र। धनुष टंकार, धनो प्लस टंकार। अनुत्तरित प्रश्न। इनमें देखना है सही संधि विच्छेद किसका नहीं है। तो सही संधि विच्छेद इसका नहीं है, दुष्चरित्र का। दुष्चरित्र का संधि विच्छेद दुष् प्लस चरित्र सही नहीं है। दुष्चरित्र का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस चरित्र, दुह प्लस चरित्र। विसर्ग आएंगे, दू के बाद स नहीं आएगा। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? सही संधि मुझे आव प्लस कार बराबर आविष्कार, निष् प्लस फल बराबर निष्फल, अधय प्लस पतन बराबर अधोपतन, रज प्लस कर्ण बराबर रजोकर्ण। अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ सही है। आव प्लस कार बराबर आविष्कार, ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसमें विसर्ग आएगा, नेह प्लस फल निष्फल जब होता है। तो आवेय प्लस कार आविष्कार, विसर्ग का स हो जाता है। सत विसर्ग संधि है, सत्व विसर्ग संधि। तो आपका ऑप्शन। अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? सही संधि नहीं। नेह प्लस तारण निस्तारण, व्यय प्लस तल बेस्तल, पुनः प्लस स्मरण पुनः स्मरण, नेह प्लस संदेह निसंदेह। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दा, नेह प्लस संदेह निसंदेह। ये सही नहीं है, ऑप्शन दा सही नहीं है। नेह प्लस संदेह निसंदेह होता है, आधा स और आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा गलत, सत्य नहीं है। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से सही संधि का चयन करना है दोस्तों। निर प्लस रोग निरोग, द्व प्लस राज दुराज, मन प्लस उच्छेद मनुच्छेद, पय प्लस आद पयाद पयाद। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा मन प्लस उच्छेद मनुच्छेद, ये सही है इसमें, बाकी सभी गलत हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि का विच्छेद नहीं है? मनोविलासा मनः प्लस अभिलाषा, सरोज सरह प्लस ज, दुष्व्यवस्था दुह प्लस व्यवस्था,
निरीक्षण, निर प्लस ईक्षण, अनुत्तर प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन द, ये गलत है। निरीक्षण, निर प्लस ईक्षण, निरीक्षण ये गलत है। इसमें निरह प्लस निह प्लस ईक्षण होगा, विसर्ग आएंगे, र की जगह पे क्या आएंगे, विसर्ग, तो यही इसमें गलत है। आपका अगला सवाल है, साइंस के हैं अब। प्रोपेनॉल एक 3 कार्बन यौगिक हैं जिसमें क्रियात्मक समूह हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कीटोन के, एल्कोहल के, एल्डिहाइड के, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सा, एल्कोहल के। जो प्रोपेनॉल एक 3 कार्बन यौगिक है वो क्रियात्मक समूह प्रोपेनॉल एल्कोहल का है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कूट पर विचार कर नीचे दी गई कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन करना है। कथन दे रखे हैं, ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक एवं परंतु विद्युत का कुचालक है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है। डायमंड ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। सही कथन पहचाने दोस्तों कौन से सही हैं। तो इसमें देखते हैं, ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक है, ये तो सही है, पहला तो सही है। अब ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, ये गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, हाँ दोस्तों ये सही है। दूसरा गलत, डायमंड ऊष्मा का विद्युत का कुचालक है, ये गलत। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है, 2 4 गलत हैं। तो इसमें सही पहुँचा है 1 और 3, 1 और 3 दे रखे हैं। आपके ऑप्शन बा में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन एथेन का, ब्यूटेन मीथेन प्रोपेन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोपेन का, हाइड्रोजन ब्यूटेन प्रोपेन का, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन का। एलपीजी है वो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, वो ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। अगला सवाल है, एल्कोहल का क्षारीय KMnO4 या अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन कहलाता है। संकलन, अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, प्रतिस्थापन, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बा, ऑक्सीकरण कहलाता है। आपका अगला सवाल, कठोर जल आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं देता क्योंकि कठोर जल में सोडियम तथा पोटेशियम आयन होते हैं, केवल मैग्नीशियम आयन होते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन द, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं इसमें। जो कठोर जल होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, इसलिए वह साबुन में झाग नहीं देता। कठोर जल को कहते हैं खारा जल। आपका अगला सवाल है, एक परीक्षा में 10 छात्रों, मैथ के आगे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राथमिकों का माध्यिका ज्ञात करनी है। ये माध्यिका ज्ञात करनी है इनकी, ये 10 छात्र दे रखे हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों n + n/2+1, ये होता है फॉर्मूला। इसी हिसाब से देखेंगे तो माध्यिका ज्ञात करनी है, बीच में कौन सा आता है। इसको पहले क्या करेंगे, क्रम से सेट कर लेंगे। किन से, पहले 11 आ जाएगा, फिर 12, फिर 14, फिर 18, फिर 22, फिर 26, फिर 32, 41, ऐसे क्रम से 30, 32, 41, ऐसे क्रम से सेट कर लो। क्रम से सेट करने का जो मध्य में आए उसको लिख दो, वो माध्यिका ही है। वो क्या है, माध्यिका ही है मध्य में। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका क्रम से सेट करने पर 24, जो बीच में आ रही है 24। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र यही हो, सूत्र होता है माध्यिका ज्ञात करने का n/2 + n/2 + 1, ये होता है माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। 10 है तो 10 का +1,
कर दो ऐसे। अगला सवाल है आपका, माध्य माध्यिका बहुलक के बीच एक प्रयोग सिद्ध होता है। फॉर्मूला देखना है दोस्तों माध्य माध्यिका का। माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। माध्य माइनस बहुलक बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। बहुलक माइनस माध्य बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। माध्य प्लस बहुलक बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ। माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, ये होता है इनमें संबंध। अगला सवाल है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रम से 30 और 24 दे रखे हैं, जिसका बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है 30 और बहुलक दे रखा है 24, जिसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? माध्यिका। बहुलक और माध्य दे रखे हैं तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये होता है फॉर्मूला। कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इस हिसाब से इसको सेट कर देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 28। आपका अगला सवाल होगा, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य माध्यिका का अनुपात इतना दे रखा है, माध्य माध्यिका का अनुपात दे रखा है दोस्तों, इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात ज्ञात करना है। बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला अभी बताया था कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सेट कर देंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन 7:5 आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 25 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात करना है। माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला वही है कि बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 कोष्ठक में माध्यिका माइनस माध्य, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो इसे इसका आपसे आपका सही जवाब हो जाएगा 12.5 ऑप्शन था। अगला सवाल, यदि माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक x है तो x का बराबर किसके बराबर है? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। इसमें x का मान ज्ञात करेंगे तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, इस बात से माध्य ज्ञात करेंगे तो 1/2 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक तो ये हो जाएगा 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2 तो 1/2। निम्न सारणी से बहुलक हैं, ये सारणी दे रखी, इसमें क्या पूछा है दोस्तों? बहुलक पूछा है। इस सारणी का बहुलक पूछा है। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F2 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सिग्मा आई। इस फॉर्मूले से निकाल देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 16। आपका अगला सवाल है, तालिका दे रखी है 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कि L1 प्लस F माइनस 1 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सिग्मा आई। ये फॉर्मूले से रख देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ 62.4। अगला सवाल है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। ये इसका भी बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक ज्ञात करना है कि इसमें देखना है, ये तो सिंपल है तो इसमें देख लेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है। 10 आया है, 20 आया, 30, 40, 50, 60। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है? इसमें देख लेंगे 30 वाला आया है 20 बार। 30 वाला 20 बार आया है तो आपका बहुलक हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा?
30, ऑप्शन दा सबसे अधिक बार आया। आपका अगला सवाल है, बीस विद्यार्थियों को निम्न आंकड़ों की माध्यिका आयु ज्ञात करनी है। माध्यिका आयु ज्ञात करनी है। जी आयु है, ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है n+1/2। कितनी दे रखी है? 20। तो 20 + 1/2, 20 + 1/2 तो 21/2 हो जाएगा। 21/2 होता है 10.5। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10.5, ऑप्शन बा। अगला सवाल है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों बहुलक ज्ञात करना है कि सबसे अधिक बार क्या आया है। अब सबसे अधिक बार क्या आया है इसमें देख लो, सभी संख्याओं को देख लो, सबसे अधिक बार क्या आया है। तो 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। मेरे को यही लग रहा है 4 ही हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन सा। 4 ही सबसे बार ज़्यादा आया है और सभी कम कम बार है। कि 5 है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार ही दे रखी है। हाँ, तो आपका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, ग्यारह अध्यापकों की आयु क्रम से इतनी 30, 34, 40, 47, 42, 45, 38, 48, 47, 33, 11। तो माध्यिका ज्ञात करनी है। इनकी क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने का अभी फॉर्मूला बताया था दोस्तों, n+1/2। n+1 कितने हैं? 11 हैं। 11 + 1/2 हो जाएगा 12/2। 12/2 हो जाएगा आपका 6वां पद। अब 6वां पद कौन सा है, इसको क्रम से लिख लो। क्रम से लिखने के बाद 6वां पद आप देख लो। क्रम से लिखने के बाद 6वां पद आपका हो जाएगा 41, ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, निम्न समंक श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। श्रेणी दे रखी, इसकी क्या करनी है? माध्यिका। इसकी माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्योंकि 12 इसमें वो दे रखा है अंतराल दे रखा है 10-10 का अंतराल दे रखा है। अंतराल होने के कारण उसमें फॉर्मूला लगेगा माध्यिका का L1 + n/2 - C/f/I। ये होता है फॉर्मूला। L1 होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, I होती है वर्ग अंतराल होता है, C होती है माध्यिका वर्ग के ठीक पूर्व आने वाली संचयी बारंबारता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 94.29, ऑप्शन सा। अगला सवाल है, 71 से 75 तक निकालने हैं दोस्तों सेंटेंस में। डायरेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। करेक्ट पैसिव देखनी है सेंटेंसों की। तो इसमें दे रखा है, ECI इज कंसीडरिंग टाइटनिंग way to cap the expenditure of political parties during the election। तो इसकी पैसिव ज्ञात करनी है। तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका, पहले तो आ जाएगा टाइटनिंग, फिर बेज। टाइटिंग बेज इज दे रखा है, इज आर एम को बाज वर्ग में, इज आर एम आर में हो जाएगा, इज आर बीइंग में। तो इज आर बीइंग टाइटिंग आर बीइंग कंसिडरिंग बाय द ECI टू कैप द एक्सपेंडिचर ऑफ कैप पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये हो जाएगा ऑप्शन बा। आपका अगला सवाल है, द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। इसका भी पैसिव बनाना है। इसका पैसिव हो जाएगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर। ऑप्शन आई सही हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, माई मदर टुक दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ए वाइल एगो। इसका भी पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव बनेगा,
दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। सेकंड फॉर्म है इसमें, तो इसमें आएगा बाज पर। तो दिस ब्यूटीफुल बाज टेकन ए वाइल एगो माई ब्रदर, ये आ जाएगा ऑप्शन था। अगला सवाल है आपका, वी होप डेट वी सेल विन द सीरीज। इसका भी पैसे बनाना है, तो इसका पैसे बनेगा आपका वी होप डेट वी सेल, तो इसका पैसे बनेगा इट इज होप, क्योंकि कोई वो दे नहीं रखा है ऑब्जेक्ट में इसमें, तो इट इज होप, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है होप, तो इट इज होप डेट द सीरीज विल बी बोर्न बाई अस, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, ये मॉडल पेपर का अंतिम सवाल है दोस्तों। 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर होता है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराए हैं। ये अंतिम प्रश्न है आपका, फिनिश द वर्क इन टाइम। इसका पैसिव बनेगा आपका फिनिश। तो इन जैसे सेंटेंस वो लेट से स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं? लेट से। तो लेट द वर्क बी ब्यूटीफुल फिनिश्ड। तो इसका बनाएंगे आप लेट भी लगाएंगे, तो आपके लिए हो जाएगा लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, ऑप्शन सा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन भाइयों ने अपनी प्रिपरेशन जांच की है उनको पता चलेगा होगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। अंतिम 10 दिन की रणनीति बना लें दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट पेपर है वो 26 जून को पेपर है। 26 जून को है फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम। तो 26 जून को फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम। फर्स्ट पेपर में भी अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए जो फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर लाएगा उसके भी नंबर जुड़ते हैं आपके मेन मेरिट में। तो फर्स्ट पेपर में भी अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आप मॉडल पेपर देते रहें रोज़ाना और अपनी जांच करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।